नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ राहुल गांधी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन करने वाले हैं, जिसे लेकर आज कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने रैली में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इस रैली में देश का हर वो शख्स शामिल हो रहा है जो वोट चोरी के खिलाफ है। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र राव का कहना है कि हरियाणा के चुनाव में वोटों की चोरी की गई, संविधान पर हमला किया गया, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। इसलिए मैं हरियाणा वासियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में आकर इस रैली को सफल बनाएं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चुराकर सरकार बना रहे हैं। ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी इनकी वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने को तैयार है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में संसद में तीखी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद ये मामला और गर्म हो गया है और अब उसके बाद कांग्रेस 14 तारीख की महारैली की तैयारी में जुट गई है और आज पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए कोर 5 ग्रुप पर विचार कर रहे हैं, जिसमें चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदी देशों को भी शामिल किए जाने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में भारत और जापान को भी जगह मिल सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये विचार ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथों खो दिया है। वॉशिंगटन में चल रही इस चर्चा पर व्हाइट हाउस ने बयान देकर साफ किया कि किसी भी तरह की गुप्त योजना मौजूद नहीं है। इसी बीच पीएम मोदी और ट्रंप के बीच एक फोन कॉल भी हुआ, जिसमें दोनों ने व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। माना जा रहा है कि रिश्तों में हालिया तनातनी को कम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की मंजूरी दे सकता है। इसके लिए सरकार पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लाएगी, जो ग्रामीण गरीबों को साल में 125 दिन काम की गारंटी देगा। सरकार इस योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट अलग करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा नाम दिया गया, मजदूर कानून और सामाजिक सुरक्षा का जरिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की सुरक्षा बढ़ाना और हर परिवार के वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन वार्षिक असंगठित मजदूरी कार्य करने का अधिकार देना है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को दावा किया कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूदा विंटर सेशन खत्म होते ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बयान ने पार्टी के अंदर नेतृत्व बदलने की अटकलों को और बढ़ा दिया है। रामनगर के एमएलए हुसैन ने बताया कि वे एक लेट नाइट डिनर में शामिल हुए थे, जिसमें शिवकुमार, कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बस सभी विधायकों का साथ में खाना खाना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवकुमार ने वहां कोई राजनीतिक संकेत दिए, तो हुसैन बोले कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, सत्र के बाद वो सीएम बनेंगे, इसमें गलत क्या है। हुसैन ने कहा कि सब कुछ हाईकमांड तय करेगा और पार्टी के सभी लोग उसी फैसले को मान लेंगे। हाल ही में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के घर जाकर ब्रेकफास्ट मीटिंग भी की, जिसे हाईकमांड के निर्देश पर तनाव कम करने की कोशिश माना गया। फिलहाल बेलगावी सत्र चल रहा है और संकेत यही है कि अभी सिद्धरमैया ही सीएम बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले शिवकुमार भी 30 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों के साथ डिनर पर मिले थे। इससे पहले सीएम सिद्धरमैया ने भी अपने करीबी विधायकों के साथ डिनर मीटिंग की थी। पावर शेयरिंग पर चर्चा इसलिए बढ़ी है क्योंकि 2023 चुनाव के बाद से माना जा रहा है कि सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। लोकसभा में शुक्रवार को एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने साफ कहा कि देश भर में एयरफेयर पर कैप लगाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया फिक्स करने से मार्केट का विकास रुक जाएगा, जबकि डीरेगुलेटेड सिस्टम में ज्यादा कंपनियां आती हैं और आखिर में फायदा यात्रियों को ही मिलता है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद बढ़ी टिकट कीमतों पर पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि त्योहारों और हाई डिमांड वाली तारीखों पर किराया बढ़ना आम बात है। इसे पूरे साल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर दखल दे सकती है, जैसे कि कोविड, महाकुंभ या हाल ही में इंडिगो संकट के दौरान किया गया था। मंत्री ने कहा कि असल में देखें तो महंगाई के हिसाब से भारत में हवाई किराए 43% तक कम हुए हैं।
लोकसभा में शुक्रवार को 0 आवर के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर एंटी सनातन होने का आरोप लगाकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी कई राज्य ने श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने से रोका और पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। मामला सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और पास की दरगाह के बीच पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों ने पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की मांग की थी, जिसे लेकर अदालत ने भी अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 लोगों के साथ चोटी पर दीप जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन पुलिस ने भी इसकी अनुमति नहीं दी। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर डीएमके सांसदों ने संसद में जोरदार विरोध भी जताया। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ 100 से ज्यादा एमपीज द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 50 से ज्यादा पूर्व जजों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, उन्होंने इस कदम की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे जजों को डराने की खुली कोशिश बताया और कहा कि ऐसी कार्रवाई से न्यायपालिका की आज़ादी पर सीधा खतरा आ जाता है। पूर्व जजों ने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक वजहों से जजों पर दबाव डाला गया तो कल निशाने पर पूरा संस्थान होगा। ये विवाद उस आदेश के बाद बढ़ा जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। डीएमके ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि डीएमके न्यायपालिका को धमका रही है। कांग्रेस विधायक ने पार्टी को सुझाव दिया कि खड़गे को हटाकर अब युवाओं को मौका दिया जाए, तो बीजेपी ने इसे टीम प्रियंका और टीम राहुल की लड़ाई करार कर दी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि टीम प्रियंका और टीम राहुल का टकराव अब साफ हो गया है। कांग्रेस के अंदर का झगड़ा सामने आ गया। ओडिशा के सीनियर कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कहा कि खड़गे हटाओ, प्रियंका लाओ। राज्य और केंद्र के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। ओडिशा के नेता मोहम्मद मोकीम ने पार्टी में नेतृत्व संकट पर सवाल उठाया और पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए गहरी संगठनात्मक, वैचारिक और ढांचागत सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और भारतीय युवाओं के बीच गहरा और बढ़ता हुआ अंतर है। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी युवाओं से जुड़ नहीं पा रही है। टीम प्रियंका और टीम राहुल का टकराव अब खुलकर सबके सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया होगी। सेंसस 2027 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस और दूसरा फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में मौसम की वजह से गणना सितंबर 2026 में शुरू होगी। करीब 30 लाख फील्ड स्टाफ तैनात होंगे, जिनमें अधिकतर सरकारी शिक्षक होंगे। इस बार जाति गणना भी होगी और नागरिक मोबाइल ऐप से खुद की जानकारी देख सकेंगे। डेटा डिजिटल और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। डीपीडीपी कानून के तहत ये जानकारी नीति निर्धारण और मंत्रालयों को काम आएगी। तुर्कमेनिस्तान में देश की 30वीं स्थायी तटस्थता की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात तय थी, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करते करते 40 मिनट बाद शरीफ अपनी विदेश मंत्री इशाक डार के साथ उस कमरे में चले गए जहां पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ बंद कमरे की मीटिंग कर रहे थे। शरीफ लगभग 10 मिनट में ही वहां से चले गए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर मजाक बनाया गया। यूजर्स ने इसे कूटनीतिक चूक बताया और ट्रोल किया। वहीं ये मंच तुर्कमेनिस्तान के लिए अहम था, क्योंकि देश की स्थायी तटस्थता को 12 दिसंबर 1995 को यूएन जनरल असेंबली ने मान्यता दी थी, जो सैन्य गठबंधनों से दूर रहने और विदेशी सैन्य ठिकानों पर रोक लगाती है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने $7 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए 11 नई सख्त शर्तें थमा दी हैं। ये शर्तें भ्रष्टाचार रोकने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और बिजली व चीनी सेक्टर में हो रहे बड़े नुकसान को रोकने के लिए लाई गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान सरकार को टॉप ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति का पूरा ब्यौरा 2026 तक सरकारी वेबसाइट पर डालना होगा। इसके अलावा 10 महकमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को दी गई है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान विदेशों से आने वाले रेमिटेंस की लागत को कम करने के लिए बॉटलनेक्स की जांच करे, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी फाइनेंसिंग है। साथ ही आईएमएफ ने चीनी उद्योग से एलिट कैप्चर खत्म करने के लिए 2026 तक नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा है।
जर्मनी ने रूस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर साइबर हमला किया था और फरवरी 2024 में हुए संघीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अगस्त 2024 में एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर हुआ साइबर अटैक रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी ने किया था। जर्मनी का कहना है कि रूस लगातार हाइब्रिड तरीके से दखल देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब यूरोपीय देशों के साथ मिलकर उसे कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। इसी मामले में जर्मनी ने रूसी राजदूत को भी तलब किया है। फिलहाल रूस ने इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जर्मनी का रुख साफ है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।